हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। एज यू ऑल नो, हमने ए टू जेड सीरीज में इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा है और इसमें हम एमसीक्यू बेस्ड और विद कंसेप्ट क्लियरेंस जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बिगिन कर रहे हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। तो हमने कल भी पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होता है, एक तरह का बुक कीपिंग मेथड होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसको नोट डाउन कर रहे हो, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। तो रिकॉर्ड को मेंटेन करने को हम बुक कीपिंग कहते हैं, ताकि कल दिन उसे हम ट्रैक करके ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कितनी हमारे पास चीज़ें आई है, कितनी हमारे पास से चीज़ें गई है। अब यहाँ पे पूछ रहे कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम, अगर आपको इनकम जनरेट करना है उसके लिए सबसे पहले खर्चा तो करना पड़ेगा। खर्चा करना मतलब एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और उसी के साथ एक्सपेंडिचर खर्चा किया है, क्यों किया है, ताकि आप चीज़ों का प्रोडक्शन कर सको। तो एक्सपेंडिचर किस लिए किया है, ताकि चीज़ों का प्रोडक्शन करो। अब चीज़ें अगर आपने प्रोड्यूस की है तो दिखती बात है, उसे बेचोगे तो इनकम भी तो होगी। तो इसका मतलब नेशनल इनकम तीनों चीज़ों पे कैलकुलेट होती है। खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, इनकम यानी कि कितनी आय आपके पास आई है, प्रोडक्शन मतलब कितना आपने प्रोडक्शन किया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन कॉजेज ड्यू टू। देखो, इन्फ्लेशन को समझना है तो सिंपल अक्षरों में समझिए तो इन्फ्लेशन महंगाई होता है। महंगाई होती किस वजह से, क्या क्या रीजन है, ये समझना है। तो देखो, जब भी महंगाई, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2020 में एक ऐसा स्पैन आया जब कोविड फेज आया। कोविड से पहले मास्क 2 रुपए या 5 रुपए का आता था, बट उस टाइम पे क्या हुआ, 2 और 5 रुपए की चीज हमें 20 रुपए में मिलने लगी। तो हमने 20 रुपए में भी उसको खरीदा है, क्योंकि उस टाइम पे चीज की डिमांड थी। तो जब भी चीजों की डिमांड होती है, यानी कि डिमांड में पुल होता है, तभी कॉस्ट में क्या होता है, पुश होता है। तो इन्फ्लेशन सिर्फ एक ही रीजन करके होती है, क्योंकि चीजों में क्या आने लगी है, डिमांड। ना केवल मास्क, आपको सर्जिकल, इवन लोगों ने घर पे भी मास्क बनाने स्टार्ट किए, वो भी बिकने स्टार्ट हो गए। तो यहां से क्या बात सामने आई कि मार्केट में क्या बढ़ गई, डिमांड। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर टर्म ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं, जिस तरह से हम मिल्क को जो है आपका मेजर करेंगे लीटर्स में, जैसे शुगर को केजीज में, उसी तरीके से नेशनल इनकम को जो है मेजर किया जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में। तो करेक्ट आंसर विल बी नेशनल इनकम। सबसे पहली बात है, कल भी मैंने आपको समझाया था, इनकम की अगर बात करें तो हम जो है इनकम को जो है दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब वो कौन कौन से मेथड होते हैं, दो तरह से इनकम की बात करते हैं हम। पहली इनकम होती है फैक्टर इनकम, और जो सेकेंड टाइप की इनकम होती है उसे हम डिफाइन करते हैं एज अ ट्रांसफर इनकम। जब भी बात करें हम फैक्टर इनकम की, तो यहाँ पे किस तरह से इनकम होती है, क्या चीज होती है, उसको अच्छे से समझते हैं। कल भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरी मदर है, मेरी मदर ने सोचा ऐसे करती हैं कि मेरे पास पैसा पड़ा हो, क्यों ना कोई चीज बनाई जाए। इसीलिए मेरी मदर ने क्या किया, ये एक फैक्ट्री है जो कि आपके फर्नीचर बनाती है, और मेरी मदर ने इस फैक्ट्री में जो है कुछ एक पैसा दे दिया, दैट इज 10 लाख रुपीज। तो मेरी मदर ने क्या किया, 10 लाख रुपए इस फैक्ट्री को दिया और कहा कि बदले में तुमने, इस 10 लाख के बदले में तुमने मुझे क्या बना के देना है, फर्नीचर बना के देना है। इसमें आपको मुझे सोफा सेट, बेड, हर चीज आपको जो है बना कर देनी है एज अ फर्नीचर। तो इसका मतलब हुआ क्या, मेरी मदर ने 10 लाख दिए कंपनी को और बदले में उन्होंने जो है फर्नीचर बना के दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे पैसे के बदले, यानी कि मनी के बदले में क्या हुआ है, चीजों का प्रोडक्शन हुआ है। तो जब भी पैसे के बदले में गुड्स या फिर सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वैसी इनकम को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। वहीं पे ट्रांसफर इनकम क्या चीज होती है, मान लो एक एग्जांपल ले लो, मेरी मदर ने 10 लाख रुपए दिए थे फैक्ट्री को, बदले में उसने फर्नीचर बना के दिया। अब जब फैक्ट्री ने फर्नीचर मेरी मदर को बना के दिया, अब मेरी मदर ने क्या किया, मेरी मदर ने सोचा यार घर में ऑलरेडी फर्नीचर पड़ा हुआ है, ऐसा करती हूँ कुछ एक फर्नीचर अपनी बेटी को गिफ्ट कर देती हूँ। तो मतलब मेरी मदर ने क्या किया, मुझे जो है फर्नीचर क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया।
क्या इसके बदले में मैंने अपनी मदर को कुछ दिया? नहीं। क्या इसके बदले में क्या कोई प्रोडक्शन हुआ? नहीं। तो जब भी आपका पैसे के बदले में कोई प्रोडक्शन ना हो, वैसी इनकम को ट्रांसफर इनकम कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, आप पेंशन ले सकते हो। अब सरकार आपको पेंशन देती है, क्या पेंशन के बदले में आपसे कुछ लेती है? नहीं। तो इसका मतलब जब भी आपका पैसे का जो है आपको दिया जाए और बदले में जो है कोई प्रोडक्शन ना हो, दैट इज ट्रांसफर इनकम। पर जब भी नेशनल इनकम की बात की जाए तो इसमें हम हमेशा फैक्टर इनकम को लेते हैं, पैसे के बदले में प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी तो आपकी जो है नेशनल इनकम को काउंट करेगा। क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं नेशनल इनकम में प्रोडक्शन मेथड का भी यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब हम हमेशा जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं किस कॉस्ट में? फैक्टर कॉस्ट में, और पर्टिकुलरली मेजर करते हैं इसको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और कल भी मैंने आपको बताया था एनएनपी को निकालने का एक बेसिक सा आपको मेथड बताया था। मैंने कहा था पहले दो रिलेशन समझने होते हैं, दैट इज ग्रॉस एंड नेट। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी हमने समझा था। मैंने कहा था कि मैंने एक मोबाइल फोन परचेज किया जिसकी वैल्यू 40,000 रुपीज है मार्केट में। अब मान लो मेरी फैमिली वालों को वो फोन पसंद नहीं आया, तो मैंने भी सोचा शायद इस फोन में शायद वो क्वालिटी और फीचर ना हो, मे भी हो सकता है कोई और फोन इससे ज्यादा अच्छे फीचर रखता है। तो मैंने क्या कर दिया, 2 महीने के बाद इसे सेल आउट कर लिया और इसकी जो वैल्यू हुई दैट इज 32,000। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8,000 रुपीज का। तो कितनी टोटल वैल्यू है उसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। कितने में बिका? दैट इज नेट वैल्यू। कितने का डिफरेंस आया? दैट इज डेप्रिसिएशन। तो यहां से एक बेसिक मेथड है आपके पास कि आप किस तरीके से फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो एनएनपी का। तो देखो, अगर आपको ग्रॉस से नेट पर आना है, आपको ग्रॉस से नेट पर आना है, तो आपके पास ग्रॉस अमाउंट है और आपके पास डेप्रिसिएशन है और आपको निकालना है नेट। तो इसका मतलब ग्रॉस में से क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन को, तो ही आप जो है एनएनपी यानी कि नेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ता है, तो ही आप ग्रॉस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से एक बात समझ आई कि एनएनपी का अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो मैं किस तरह से डिराइव करूंगी। तो एनएनपी को डिराइव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस की बात करें, एनएनपी चाहिए मुझे, तो मैं जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगी? माइनस। 40,000 में से 8,000 माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 32,000। तो एनएनपी का फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी रिलेटेड टू? एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स या नन ऑफ द अबव? देखो, जब भी बात इकोनॉमी की जाए, इकोनॉमी की बेसिकली 2 ब्रांचेस होती है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की अगर बात करूं, एक एग्जांपल ले लो। मान लो मुझ में ना स्किल है कि मैं ना कपड़े अच्छे स्टिच कर सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, एक रूम रेंट पे ले लिया और मैंने कपड़े स्टिच करने स्टार्ट किए। और मैंने सोचा ऐसा करूंगी, कपड़े बनाने के बाद अपना पूरा ब्रांड पूरे इंडिया में बेचूंगी, चाहे वो आपके नियर बाय शॉप में भी ना पहुंच पाए। इसका मतलब मेरा बिजनेस कैसा है? बहुत छोटा। तो जब भी आपका बिजनेस या फिर इकोनॉमी के एक ऐसा सिस्टम जो बहुत छोटा हो, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जब भी बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की आएगी तो यहाँ पे कैसे हम डिफाइन करते हैं? मान लो रिलायंस जियो की बात करते हैं। रिलायंस जियो के आउटलेट मुझे जो है हर एक जो है जगह पे मिल जाएंगे, जैसे कि हर स्टेट के हर एक सिटी में मिल जाएगा। मान लो चंडीगढ़ का एग्जाम्पल ले लो, चंडीगढ़ के हर सेक्टर में 2-2 आउटलेट मिलेंगे हमें रिलायंस जियो के। उसी तरीके से पूरे आपकी इंडिया के हर एक स्टेट में मिलेंगे, हर एक सिटी में मिलेंगे। ना केवल इंडिया, इंडिया से बाहर भी काफ़ी सारे नेशंस में, काफ़ी सारी कंट्रीज में हमें रिलायंस जियो के आउटलेट देखने को मिलेंगे। तो इनका बिजनेस जो है छोटा नहीं, इनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है। तो जब भी बिजनेस बड़ा होता है उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है वो किससे रिलेट करेगी। अब बात ऐसी है, अगर मेरा बिजनेस छोटा है और मेरी कमाई भी ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियस मैं ज़्यादा रोजगार तो नहीं दे पाऊंगी।
अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो, ना केवल इंडिया, पूरे वर्ल्ड में भी फैला हो, तो मैं रोजगार भी तो ज्यादा दे सकती हूँ। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है रिलेटेड है किससे? आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? यानी कि जीडीपी को कौन कैलकुलेट करता है? जीडीपी को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे देश में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, इंडिया में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। तो हमने किया क्या, इस साल ना हमने एग्रीकल्चर और ज़्यादा अच्छा किया और इस साल बहुत अच्छी फसल होगी गेहूं की। तो फार्मर ने क्या किया, गेहूं कुछ अपने कंजम्पशन के लिए रखा, बाकी सेल आउट कर दिया। आगे फर्दर जो है कुछ इंडस्ट्री के पास चला गया, कुछ आपकी गवर्नमेंट के पास चला गया। गवर्नमेंट ने कुछ एक बफर स्टॉक बना दिया ताकि जनता को आगे दे सके, और जो एक्स्ट्रा बचा उसे फर्दर सेल कर दिया। इंडस्ट्री ने क्या किया, उसको अच्छे से पीसा, उसका आटा बनाया, अच्छे से छाना, लेबलिंग ब्रांडिंग की, उसको फर्दर सेल कर दिया। इसका मतलब घर के अंदर लगी हुई चीज़ों का प्रोडक्शन करने के बाद, आपने सेल करने के बाद आपके हाथ में कितना पैसा है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस तरह की कितनी सारी चीज़ें हैं इंडिया में जिनका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है और उनको जो है सेल किया जाता है, उसके बाद जो हाथ में पैसा है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो पैसा आया वो क्या होगा, आपका नेशनल इनकम को लीड करेगा। अगर नेशनल इनकम को लीड कर रहा है तो उसको कैलकुलेट भी तो करना है। तो उसको कैलकुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कल भी मैंने आपको समझाई थी। पहली बार नेशनल इनकम का एस्टिमेशन दादा भाई नारोजी ने दिया था, और उन्होंने कुछ एक आंकड़े उनके पास थे, उसको एसेस करके उन्होंने कह दिया। इनकी एक बुक थी दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने असेसमेंट करने के बाद ये बताया कि हमारे देश की कमाई उस टाइम पीरियड में कितनी थी, 20 रुपए थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे बढ़ा टाइम, 1931 का टाइम आया। एक पर्सनालिटी आएंगे जिनका नाम होगा VKRV राव। इन्होंने क्या किया, एक मेथड दे दिया, कैलकुलेशन मेथड दे दिया, क्योंकि जनता यहाँ तक काफ़ी पढ़ी लिखी हो चुकी थी, उनको इकोनॉमी की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज थी। तो उन्होंने कुछ एक आंकड़ों को कैलकुलेशन के बेस पे बताया कि हम नेशनल इनकम को इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हुआ क्या, हमारा देश आज़ाद हो गया, टाइम पीरियड आया 1949 का। तो यहाँ पे एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम हो जाएगा नेशनल इनकम कमिटी। तो नेशनल इनकम कमिटी ने 1949 से लेकर 1955 के बीच में नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया, और 1955 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 1955 से लेके 2020 तक इंडिया में जो है नेशनल इनकम का एस्टिमेशन, हर एक इंडिकेटर आइदर GDP, GNP, सब चीज़ों का एस्टिमेशन करने का काम किसका था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का। और 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन का जो है मर्जर कर दिया। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, तो सबसे पहली हो जाएगी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी हो जाएगी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इन दोनों को मर्ज करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2020 से लेके टिल अ डेट तक जो है नेशनल इनकम का एस्टिमेशन कर रहा है। तो इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आज की डेट में कैलकुलेशन कौन कर रहा है, आंसर विल बी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि NSO 2020 के बाद जो है कैलकुलेशन कर रहा है आपकी नेशनल इनकम का, और GDP भी जो है नेशनल इनकम को अकाउंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, या डिमांड कम होती है सप्लाई से, या दोनों कंसिडरेशन होती है, या कोई भी नहीं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, मान लो मैं शॉपकीपर हूँ और मैं बुक सेलर हूँ। तो मेरी जो है एक शॉप है, अब मेरी शॉप में इस टाइम जो है 10 बुक्स पड़ी हैं, और हाल फिलहाल में किसी टीचर ने ना रिकमेंड कर दी ये बुक परचेज कर लो, ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको फॉलो कर लो। अब हुआ क्या, बच्चे आएंगे, डिमांड है इस टाइम, तो मेरे पास जो है 10 बुक्स पड़ी हुई हैं, और मेरी दुकान के बाहर जो है कितने बच्चे खड़े हैं, 1000 बच्चे। तो 1000 बच्चे हैं, उन्होंने जो है बुक परचेज करनी है, और पर मेरे पास बुक्स कितनी पड़ी हैं, 10 बुक्स। इसका मतलब इस टाइम पे जो है डिमांड कैसी है, ज़्यादा है,
पर मेरे पास जो है सप्लाई कैसी है, कम है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने सिंपल अक्षरों मैंने क्या कर दिया, मैंने देखा 1000 बच्चे खड़े हैं, 10 बुक्स मेरे पास पड़ी है, इस बुक की एक बुक की कीमत 250 रुपये है। तो मैंने सोचा ऐसे करती हूँ, दाम बढ़ा देती हूँ। तो मैंने 250 रुपये की बुक को ना 350 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो कम से कम इस 1000 बच्चों में से 10 बच्चे तो ऐसे भी निकलेंगे ना जो 250 की किताब 350 की लेंगे। इसका मतलब जब भी चीजों की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, उसी केस में क्या होती है, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन डिमांड इज हायर देन द सप्लाई। क्योंकि हमने यहाँ पे समझा कि अभी जो है आपके पास सप्लाई कितनी बुक्स का है, 10, पर डिमांड कितनी बुक्स का है, 1000। बट हमने उस केस में क्या कर लिया, हमने एक्चुअल प्राइस से दाम को जो है बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इसमें से कम 10 बच्चे ऐसे निकल कर आए जिन्होंने इसको बढ़े हुए दाम में भी खरीदा है। तो इन्फ्लेशन जो है इसी केस में होती है जब डिमांड ज्यादा होती है, किससे, सप्लाई से। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी थी, मास्क की। और मास्क की इतनी शॉर्टेज हो गई थी कि लोगों ने घर में सिलने स्टार्ट कर दिए थे मास्क। तो जो 5 रुपए का मास्क था ना, वो हमने 20 रुपए में भी परचेज किया, क्योंकि उस टाइम पे चीजों की डिमांड थी। और जब भी चीजों की डिमांड हो और सप्लाई सफिशिएंट ना हो तो ऑटोमेटिकली महंगाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इन्फ्लेशन। महंगाई के लिए क्या आपका जो है ट्रू फैक्ट लगता है। वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। कहते हैं पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है जब महंगाई होती है। या फिर वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, पैसे की कीमत कम हो जाती है इन्फ्लेशन में। या फिर पैसे की वैल्यू सेम रहती है, जैसे पहले थी वैसी ही रहती है। तो एक बात समझना है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या किया, कल मैं फ्यूलिंग करवाने चली गई, मैंने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया 90 रुपए लीटर का। और वहीं पे जो है आज मैं पेट्रोल भरवाने गई हूँ, आज 100 रुपए लीटर पड़ रहा है। तो कल हुआ क्या, 90 रुपए यानी कि 100 रुपए में से मैं 10 रुपए बचा रही थी। और आज क्या हुआ, 100 रुपए में से मैं कुछ भी नहीं बचा पा रही। तो इसकी वजह से हुआ क्या, जो मेरे पैसे से खरीदने की क्षमता है, मेरी करेंसी की जो वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है, वो परचेजिंग पावर कैसी होगी, कम होगी। अगर मान लो मैं जो है 90 रुपीज का पेट्रोल परचेज कर रही हूँ, अगर वो 90 का होता तो मैं 10 रुपए सेव भी तो कर रही थी। बट आज क्या हुआ, 100 रुपए में से मैं कुछ भी सेव नहीं कर पा रही। तो मेरे पैसे से खरीदने की जो क्षमता है वो कैसी हो गई, कम होगी। तो इसका मतलब जो परचेजिंग पावर है किस चीज की, हमारी करेंसी की, वो क्या कर गई है, फॉल कर गई है। किस रीजन की वजह से, ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो याद रखना, जब भी महंगाई होगी तो जो वैल्यू होगी मनी की वो हमेशा डिक्रीज कर जाती है इन्फ्लेशन करके। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई किया, 100 में से 10 रुपए पहले दिन मैंने बचाया पर अगले दिन में कुछ नहीं बचा पाई। इसका मतलब करेंसी से खरीदने की पावर कैसी हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो वैल्यू जो होती है मनी की वो कम हो जाती है, कब, आपकी महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन में। थैंक यू।